हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस प्लेटफॉर्म। आई एम पलक चौधरी और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री क्लास 12 सॉल्यूशन चैप्टर के आगे के क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है व्हाई डू गैसेज ऑलवेज टेंड टू बी लेस सॉल्युबल इन लिक्विड एज द टेम्परेचर इज रेज्ड। मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं तो गैसेज की सॉल्युबिलिटी लिक्विड के अंदर क्यों कम हो जाती है। मतलब व्हाई डू गैसेज ऑलवेज टेंड टू बी लेस सॉल्युबल इन लिक्विड, कि गैसेज क्यों लिक्विड के अंदर कम सॉल्युबल होती जाती हैं जैसे जैसे टेम्परेचर हम इंक्रीज करते जाते हैं। तो देखो इसके ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसके बारे में हमने जब चैप्टर हम डिस्कस कर रहे थे तब भी हमने पढ़ा था। और वो क्या है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड डिक्रीजेस, कि जो लिक्विड के अंदर गैसेज की सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज होती है एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है। अब दिस इज बिकॉज ऑफ द डिसोल्यूशन प्रोसेस ऑफ गैसेज इन लिक्विड इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्यों होता है ये? क्योंकि गैसेस को लिक्विड के अंदर डिसोल्व होने की जो प्रोसेस है वो कैसी प्रोसेस है? वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है? एक्सोथर्मिक का मतलब ये होगा कि जब हमारी गैस लिक्विड के अंदर डिसोल्व होगी तो वो जो प्रोसेस है गैस के डिसोल्यूशन की प्रोसेस लिक्विड के अंदर एक्सोथर्मिक है, मतलब वो अपनी एनर्जी रिलीज करेगी। ठीक है, तो गैस तभी लिक्विड के अंदर डिसोल्व होगी जब वो अपनी एनर्जी क्या है, अपनी हीट एनर्जी बाहर रिलीज कर देगी। अब जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ाने से आपने उसे और एक्स्ट्रा एनर्जी दे दी। अब पहले तो डिसोल्व होने के लिए सिर्फ गैसेस के अंदर जितनी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ स्पेयर अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो बाहर निकालनी होती है और उसके बाद डिसोल्व हो जाती। लेकिन क्योंकि आपने टेम्परेचर बढ़ा करके उसे और एनर्जी दे दी, तो अब देखो अब गैस लिक्विड के अंदर जब डिसोल्व होगी तो उसे एक तो अपनी एनर्जी बाहर निकालनी पड़ेगी, साथ ही साथ जो एनर्जी आपने दे दी टेम्परेचर बढ़ा करके उस एनर्जी को भी बाहर निकालना पड़ेगा, जिस वजह से डिसोल्यूशन प्रोसेस क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। दूसरा हम ये भी कह सकते हैं कि गैसेस पे जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो गैसेस काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा एक्वायर कर लेती हैं। मतलब गैसेस के अंदर जब टेम्परेचर बढ़ गया तो वो जो एनर्जी उसके अंदर गई तो गैसेस उस एनर्जी को अपने अंदर ले लेती हैं, जिस वजह से उनका मूवमेंट बढ़ जाता है और मूवमेंट बढ़ने की वजह से वो ईजिली लिक्विड को एस्केप कर जाती हैं। तो ये दो रीजंस हैं जिस वजह से गैसेस सॉलिड के लिक्विड के अंदर कम सॉल्युबल होती हैं जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, स्टेट हेनरीज लॉ एंड मेंशन सम इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस। बहुत ही ऑब्वियस क्वेश्चन है। क्या है कि हमें हेनरीज लॉ एक्सप्लेन करना है और उसके कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस बताने हैं। तो क्या होता है हेनरीज लॉ? तो देखो हेनरीज लॉ गैसेस की सॉल्युबिलिटी के बारे में बताता है ना, कि गैसेस की सॉल्युबिलिटी कैसे इंक्रीज होगी लिक्विड के अंदर या कैसे डिक्रीज होगी। तो हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि गैसेस की सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वेपर प्रेशर के, पार्शियल वेपर प्रेशर के। मतलब क्या? मतलब ये कि गैसेस लिक्विड के अंदर उतनी ज़्यादा डिसोल्व होंगी जितना ज़्यादा आप उन पर प्रेशर अप्लाई करोगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये कंटेनर है, ठीक है। अब इस कंटेनर के अंदर क्या है? यहाँ पे लिक्विड है, लिक्विड, और ये जो डॉटेड आपको दिख रहा है ये क्या है? ये हमारे गैसेस के पार्टिकल हैं। अब जितना प्रेशर हम इसके ऊपर लगाएंगे उतना ही ज़्यादा ये गैसेस इसके अंदर सॉल्युबल होंगी। जितना कम प्रेशर अप्लाई होगा उतनी कम सॉल्युबल होंगी। मतलब क्या है? मतलब ये कह रहा है कि ये गैसेस इस लिक्विड के अंदर जितना ज़्यादा प्रेशर आप इंक्रीज करोगे उतनी ही ज़्यादा सॉल्युबल होती चली जाएगी। ठीक है, आसान बात है। बस इसी चीज को कहता है हेनरीज लॉ। तो अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड, मतलब किसी भी गैस की सॉल्युबिलिटी एक लिक्विड के अंदर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस प्रेजेंट अबव द सरफेस ऑफ द लिक्विड और सॉल्यूशन। मतलब क्या कह रहा है कि किसी भी गैस की सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके ऊपर प्रेजेंट पार्शियल वेपर प्रेशर के। जितना ज्यादा प्रेशर आप लगाओगे उतनी ज्यादा गैस सॉल्युबल होंगी, जितना कम प्रेशर आप लगाओगे उतनी ही कम गैसेस सॉल्युबल होंगी। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि जो पार्शियल प्रेशर है वो सॉल्युबिलिटी के प्रोपोर्शन। अब देखो जो x है, x क्या है? मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन यहाँ पे हमने क्यों लिखा है? मोल फ्रैक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है सॉल्युबिलिटी को। ठीक है, जितनी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी उतनी ज़्यादा मोल फ्रैक्शन की वैल्यू। तो क्या है? ये कह रहा है कि सॉल्युबिलिटी और पार्शियल प्रेशर दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के। अब ये प्रोपोर्शनैलिटी हम हटाएंगे और यहाँ पे एक कांस्टेंट लगाएंगे, इज इक्वल लगाएंगे और एक कांस्टेंट लगा देंगे KH, जिसको कहा जाता है हेनरीज लॉ
कांस्टेंट। तो बस इतनी सी बात बताता है हेनरीज लॉ। अब उसके बाद आता है मेंशन सम इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन। अब देखो इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन की बात अगर हम करें तो पहला हम ये कह सकते हैं कि जो भी सॉफ्ट ड्रिंक होती हैं उनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को सॉल्युबल, उसकी सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज कराने के लिए क्या करता है, क्या किया जाता है, उन बोटल्स को बहुत हाई प्रेशर पे सील किया जाता है। सॉफ्ट ड्रिंक, जो कार्बन डाइऑक्साइड सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर होती है वो उसके टेस्ट को इन्हेंस करती है ना, टेस्ट को अच्छा बनाती है। अब टेस्ट इन्हेंस करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड उसमें डिजोल्व होनी चाहिए और उसको डिजोल्व करवाने के लिए उसको बोटल्स को बहुत हाई प्रेशर पे बंद रखा जाता है, सील किया जाता है। ठीक है, तो पहला एप्लीकेशन ये हो गया। सेकेंड हम कह सकते हैं, क्योंकि हेनरीज लॉ क्या कहता है, हेनरी लॉ कह रहा है कि जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतनी ही ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होगी और जितना कम प्रेशर होगा उतनी ही कम सॉल्युबिलिटी होगी। किसकी? गैसेस की। किसके अंदर? लिक्विड के अंदर। मतलब जितना ज़्यादा प्रेशर गैस उतना ही ज़्यादा डिजोल्व होगा और जितना कम प्रेशर गैस उतना ही कम डिजोल्व होगा। तो दूसरा हम ये कह सकते हैं कि जब स्कूबा डाइवर्स वाटर के अंदर डाइव करते हैं, ओशंस के अंदर डाइव करने जाते हैं, तो जैसे जैसे वो पानी के अंदर जाते रहते हैं प्रेशर, पानी की वजह से प्रेशर क्या है, नीचे बढ़ता चला जाता है। हाई प्रेशर पे उनके ब्लड के अंदर नाइट्रोजन गैस डिजोल्व हो जाती है। ठीक है, और फिर जब वो ऊपर आते हैं वापस तो धीरे धीरे प्रेशर क्या होता है, कम होता है। प्रेशर ग्रेजुअली कम होता है तो उस वजह से क्या है, जो नाइट्रोजन गैस है फिर वो एस्केप करनी शुरू करेगी। क्यों? क्योंकि प्रेशर कम होता जा रहा है तो उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। अब सॉल्युबिलिटी कम होगी तो वो बाहर निकलना चाहेगी ब्लड से, और उसी टाइम क्या होता है, ब्लड के अंदर बबल्स क्रिएट हो जाते हैं और उन्हीं बबल्स की वजह से कैपिलरीज और जो ब्लड वेसल्स हैं वो जैम हो जाती हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से एक बहुत सीरियस मेडिकल कंडीशंस हो जाती है स्कूबा डाइवर्स को। और ये जो उसका जो प्रिंसिपल है वो किस चीज़ पर बेस्ड है? हेनरीज लॉ पर ही बेस्ड है। थर्ड एप्लीकेशन की हम बात करें तो थर्ड हम कह सकते हैं कि हायर ऑल्टीट्यूड पे ऑक्सीजन लेवल का कम हो जाना। क्यों हो जाता है हायर ऑल्टीट्यूड पे ऑक्सीजन कम? क्योंकि हायर ऑल्टीट्यूड पे प्रेशर है कम। अब कम प्रेशर है तो गैसेस की सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसी वजह से जब हम हायर ऑल्टीट्यूड पे जाते हैं तो क्या वो मतलब थकान या फिर ये सारे सिम्टम है ना, सब नोजिया, ये वाले सिम्टम हो जाते हैं। तो ये क्यों होते हैं? क्योंकि हमारे बॉडी को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा है ऑक्सीजन? क्योंकि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का लेवल कम हो चुका है बिकॉज ऑफ द डिक्रीमेंट इन द प्रेशर। ठीक है, तो ये 3 एप्लीकेशंस हैं हेनरीज लॉ के, और ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13, द पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन ओवर अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 6.56 into 10 raised to the power -3 gram of ethane is 1 bar. If the solution contain 5 into 10 to the power -2 gram of ethane, then what shall be the partial pressure of the gas? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर इथेन गैस हमने डाल रखी है। कितनी? 6.56 10 raised to the power -3 ग्राम इथेन हमने उसके अंदर डाल रखा है। तो उस गैस का जो पार्शियल वेपर प्रेशर है वो कितना है? 1 बार आ रहा है। अब अगर हम क्या करें, उसी सोल्यूशन के अंदर बस इथेन के अमाउंट को बढ़ा दें, मतलब अब हम 5 into 10 raised to the power -2 ग्राम इथेन उसके अंदर इंट्रोड्यूस कर दें, तो बताइए उस गैस का पार्शियल प्रेशर कितना होगा। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन? तो हमें यहाँ पर 2 केस दे रखे हैं। पहला केस क्या है? केस 1 में हमें एक तो मास दे रखा है इथेन का, कितना? 6.56 10 की पावर -3 ग्राम। तो पहले केस में हमें गिवन है मास ऑफ इथेन। इथेन का मास हमें गिवन है केस 1 में कितना? 6.56 इंटू 10 की पावर -3 ग्राम। दूसरा हमें पार्शियल प्रेशर गिवन है, कितना? 1 बार। पार्शियल प्रेशर हमें गिवन है, पार्शियल प्रेशर कितना दे रखा है? 1 बार। ठीक है, अब केस 2 में हमें क्या दे रखा है? तो देखो केस सेकंड में हमें दे रखा है, यहीं पे केस सेकंड की बात करें तो हमें मास दे रखा है इथेन का। केस सेकंड में मास ऑफ इथेन कितना हो जाएगा? मास पहले 6.56 10 की पावर -3 था, अब सेकंड केस में कह रहे हैं कि 5 इंटू 10 की पावर -2। तो यहाँ पे हमें दे रखा है 5 इंटू 10 की पावर -2 ग्राम मास हमको दे रखा है। और सेकेंड केस में पार्शियल प्रेशर हमको निकालना है। तो यहाँ पे हमें पार्शियल प्रेशर हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पे हमको पार्शियल प्रेशर निकालना है। समझ में आ गया क्वेश्चन? ठीक है, अब कैसे हम पता करें, कैसे निकालें?
तो देखो पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपना हेनरीज लॉ लगाएंगे। क्या है हेनरीज लॉ? हेनरीज लॉ होता है P इज इक्वल्स टू KH(x), है ना, यही होता है हमारा हेनरीज लॉ। अब हम क्या करेंगे, पहले केस 1 में हेनरीज लॉ लगाएंगे, ये इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे देखो प्रेशर हमें गिवन है 1 बार, मोल फ्रैक्शन हम निकाल लेंगे, है ना, मास गिवन है तो मोलर मास और फिर मोल्स निकाल के हम मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे। तो यहाँ से हमें KH यानी हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू मिल जाएगी। फिर इस हेनरीज कांस्टेंट को इधर हम दोबारा से हम क्या करेंगे, P इज इक्वल्स टू KH(x) दोबारा लगाएंगे। KH की जगह जो हमें यहाँ से सॉल्व करके मिलेगा वो यहाँ पे रखेंगे और मोल फ्रैक्शन हम यहाँ से निकाल ही लेंगे क्योंकि हमें मास गिवन है। तो जब हम ये इधर से रख देंगे, ये हम निकाल लेंगे, तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, P की वैल्यू यानी पार्शियल प्रेशर की वैल्यू मिल जाएगी। आई होप क्लियर है क्या करना है हमें, ठीक है। तो अब देखो 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा। मोल फ्रैक्शन के लिए मोल्स चाहिए होंगे, मोल्स के लिए क्या चाहिए होगा, मोलर मास, है ना। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, मोलर मास निकालते हैं, मोलर मास ऑफ ईथेन, मोलर मास ऑफ ईथेन। ईथेन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C2H6। तो मोलर मास निकालो, इसका क्या हो जाएगा, कार्बन हमारे पास 12, एक कार्बन का 12 होता है और 2 कार्बन है तो मल्टीप्लाई 2, हाइड्रोजन 1 और 6 हमारे पास हैं। सॉल्व करेंगे हम इसको तो 24 + 6 कितना हो गया, 30 ग्राम पर मोल। ये आ गया हमारा क्या, ये मोलर मास आ गया ईथेन का। अब निकालते हैं मोल्स। अब यहाँ पर हम निकालेंगे मोल्स ऑफ ईथेन, ठीक है। तो मोल्स ऑफ ईथेन क्या होता है, मोल्स का फॉर्मूला मास अपॉन मोलर मास। तो ऊपर रखो मास कितना दे रखा है, 6.56 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय मोलर मास। और मोलर मास हमें कितना मिल गया, मोलर मास हमें मिल गया 30। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखो ये 0 तो एक ऊपर चला जाएगा, है ना, 0 हम ऊपर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, ये ऐसे 6.56 डिवाइडेड बाय 3, ये 0 ऊपर जाएगा 10 बन के, तो ऊपर हमें क्या मिलेगा, 10⁻⁻4 मिल जाएगा, ठीक है। एक उधर गया, -3 पहले से था, एक ऊपर जाएगा तो -4 हो जाएगा। अब जरा इसको सॉल्व करो, तो इसको हम सॉल्व करते हैं, हमें क्या मिलेगा, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24 और हमें ऐसे ही मिलता रहेगा ना। तो हम क्या मान सकते हैं, 2.187 मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा 10⁻⁻4। ये हमारे क्या आ गए, ये हमें मिल गए मोल्स, ठीक है। केस 1 में ईथेन के हमारे पास इतने मोल्स हैं। अब हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है, चलो मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या करते हैं, ऊपर मोल्स लिखते हैं जिसका हमें निकालना है। तो हमें किसका मोल फ्रैक्शन निकालना है, ईथेन का। तो ईथेन के मोल्स लिखो 2.187 × 10⁻⁻4 अपॉन में क्या होगा, ईथेन के मोल्स प्लस हमारे जो दूसरा कंपोनेंट है उसके। अब दूसरा कंपोनेंट मतलब सॉल्यूशन, अब वो तो हमें उसके मोल्स तो पता नहीं, तो हम उनको लेट कर लेते हैं, x मान लेते हैं, है ना। कितना मान लेते हैं, x हमने मान लिया। ये सॉल्यूशन के मोल्स हैं और ये हमारे सोल्यूट के मोल्स हैं, तो हमको सॉल्यूशन के मोल्स पता नहीं तो हमने x मान लिए। ये आ गया हमारा मोल फ्रैक्शन। अब लगाते हैं यहाँ पर हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ लगाओ तो क्या होगा, हेनरीज लॉ होता है P इज इक्वल्स टू KH(x). P की जगह हम क्या रखेंगे, 1 बार, तो यहाँ पे 1 हमने रख दिया। KH यही हमको निकालना है तो ये हो गया। और मोल फ्रैक्शन की जगह हम ये रख देंगे 2.187 × 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाय 2.187 × 10⁻⁻4 प्लस x। अच्छा एक बात और मैं बताऊं, चाहे यहाँ पर कर लो चाहे यहाँ पर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो हमारा ये ना 2.187 10⁻⁻4 है। -4 का मतलब है कि अगर मैं इसको 2.187 × 10⁻⁻4 इसको सॉल्व करूं तो क्या हो जाएगा, 1232187 इतने मोल्स हो जाएंगे, ठीक है। अब ये मोल्स कंपैरेटिवली बहुत कम है, मतलब x के सॉल्यूशन के हमारे सॉल्वेंट के हमारे जितने भी मोल्स होंगे वो इतने फ्रैक्शन से तो ज़्यादा ही होंगे, है ना, इससे तो ज़्यादा ही होंगे मोल्स। इसका मतलब ये है कि ये जो वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है, ये x के कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा छोटी है। अब बहुत कम है तो हम क्या कर सकते हैं, इस वैल्यू को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। मतलब क्या है, हमें ये पता है कि जो हमारे ये x की वैल्यू है वो बहुत बड़ी है, किसके कंपैरेटिवली,
2.187 इंटू 10 रेज टू दी पावर -4 के, क्योंकि ये देखो नेगेटिव में -4 हमें इसकी पावर दे रखी है, मतलब बहुत छोटी वैल्यू है। तो हम यहाँ से डिनोमिनेटर में से क्या करेंगे, 2.187 इंटू 10 की पावर -4 को भूल जाएंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं जरा। इधर ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल्स टू KH, और यहाँ पे हमें मिलेगा 2.187 इंटू 10 की पावर -4, और डिनोमिनेटर में से हम इसको हटा देंगे क्योंकि बहुत छोटी वैल्यू है, और हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, x। बस यहाँ से KH की वैल्यू निकाल लो। हेनरीज कांस्टेंट की क्या हो जाएगी, हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू ये इधर आ जाएगा, तो x ऊपर पहुंच जाएगा, और 2.187 इंटू 10 रेज टू दी पावर -4 आ जाएगा डिनोमिनेटर में। ये हो गई हमारी काफ़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो हमें चाहिए थी। KH की वैल्यू हमें मिल गई। अब क्या करना है, अब सेकंड केस में इसे ही हेनरीज लॉ को हम लगाएंगे और वहां से हम क्या करेंगे, पार्शियल प्रेशर निकाल लेंगे। चलो करो। अब देखो इधर भी अगर हम लगाएंगे हेनरीज लॉ, मतलब हम लगाएंगे P इज इक्वल्स टू KHX, ये जब हम लगाएंगे फॉर्मूला, तो यहाँ पे P प्रेशर हमें निकालना होगा, KH की वैल्यू हमें मिल गई है। ठीक है, X मतलब मोल फ्रैक्शन, वो हमें चाहिए। अब मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए दोबारा से जो मास दे रखा है, तो मोलर मास और मास है ना, मोल्स निकालते हैं हम। सबसे पहले काम करते हैं, मोल्स निकालते हैं। तो केस 2 की हम बात कर रहे हैं, अब हम सॉल्यूशन कर रहे हैं केस 2 का। तो हमारा मोल्स क्या होंगे, पहले तो हमें निकालना पड़ेगा, हाँ मोल्स ही निकालते हैं। केस 2 में मोल्स क्या हो जाएंगे, मास अपॉन मोलर मास। देखो क्यों निकाल रहे हैं मोल्स, हमने मोल फ्रैक्शन की, क्योंकि दोनों जगह इथेन ही है ना, इधर भी इथेन है केस 1 में, इधर भी इथेन है, तो हमने मोल फ्रैक्शन जो इधर रखा था वही क्यों नहीं रख रहे हैं, क्योंकि मास चेंज हो गया। अब हमारा मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। मास जो हम ऊपर रखते हैं, इधर 2.187 था, लेकिन इधर 5 इंटू 10 की पावर -2 है, इसका मतलब मास चेंज हो गया, तो हमारा मोल का जो अमाउंट है वो भी चेंज हो जाएगा। तो इसलिए जब हम यहाँ पे हमें सेपरेटली मोल्स निकालने पड़ेंगे, ये वाले हम नहीं रख सकते हैं, ध्यान रखना। क्यों, क्योंकि इधर हमारा मास चेंज हो गया है। ठीक है, तो मोल्स इज इक्वल्स टू होता है मास अपॉन मोलर मास। मास कितना दे रखा है, 5 इंटू 10 रेज टू दी पावर -2, और मोलर मास तो सेम ही रहेगा। मोलर मास कितना है, 30, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 30। इसको थोड़ा हम सॉल्व करेंगे तो हमें देखो क्या हो जाएगा, 5/3 इंटू 10 रेज टू दी पावर -3, वही हो गया। ये 0 हमने ऊपर पहुँचा दिया तो -3 हो गया, 5/3 बचा। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, तो देखो 3 1 जा 3, 2 बचा, 3 6 जा 18, ऐसे ही आता रहेगा। तो हम 1.67 मान लेते हैं, है ना, हमारा 666 चलता रहेगा। तो हमने मोल्स कितने मान लिए, हमने मान लिए 1.67 इंटू 10 की पावर -3। ओके, अब आगे सोल्व करते हैं। अब निकालना क्या है, यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, अभी ये फॉर्मूला लगाने वाले हैं। अब इस फॉर्मूले में हमें क्या चाहिए, मोल फ्रैक्शन चाहिए, तो मोल फ्रैक्शन निकालो। तो अब केस 2 में हमारा जो मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन वो क्या हो जाएगा, तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, जिसका आप निकाल रहे हो उसके मोल्स ऊपर रखो, मतलब 1.67 10 की पावर -3, और डिवाइड में क्या आएगा, सारे कंपोनेंट के मोल्स, मतलब ये सोल्यूट के मोल्स प्लस सॉल्वेंट के मोल्स। अब सॉल्वेंट नहीं है, हमें नहीं पता, तो हम यहाँ पे क्या है, x ही मान रहे हैं, क्योंकि सॉल्वेंट अपना सेम है। ठीक है, अब क्या हुआ, 1.67 इंटू 10 की पावर -3। अब देखो डिनोमिनेटर में फिर से वही आ जाएगा। ये जो वैल्यू हमें दे रखी है, इसमें पावर -3 है, -3 है, मतलब बहुत छोटी वैल्यू है, और x क्या होगा, इसके कंपैरेटिवली बड़ा होगा। तो हम यहाँ डिनोमिनेटर से इस वैल्यू को क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, और अपॉन में हमें क्या मिल जाएगा, x। क्यों हम कर रहे हैं, क्योंकि x बहुत बड़ा है, किसके कंपैरेटिवली, 1.67 इंटू 10 की पावर -3 के। ठीक है, तो ये हमें मिल गया मोल फ्रैक्शन। अब लगाओ अपना हेनरीज लॉ, क्या है, P इज इक्वल्स टू KHX। P हमको निकालना है, KH की जगह हम क्या रख रहे हैं, X अपॉन, ये रख रहे हैं X अपॉन 2.187 इंटू 10 की पावर -4, और x मोल फ्रैक्शन की जगह हमने देखो अभी सॉल्व करा, ये हम रख देंगे कितना, 1.67 10 की पावर -3 अपॉन x। अब इस x से ये वाला x कट गया, हमें क्या बचा, हमें मिला p इज इक्वल्स टू, तो देखो 1.67 डिवाइडेड बाय 2.187, और यहाँ पे हम करेंगे तो 10 की पावर -3, ये -4 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, मतलब सिर्फ 10 बचेगा। ओके, अब इसको हम फर्दर हम सॉल्व करेंगे, तो इसको हम डिवाइड करेंगे, हमें क्या मिलेगा,
7636 इंटू 10 हमारे पास है। ये आप 10 से मल्टीप्लाई कर लो तो हमें P कितना मिल गया 7.636 बार। ये आ गया हमारा पार्शियल प्रेशर। ठीक है, समझ में आया क्या हुआ, कैसे कहानी हुई? ये हो गया हमारा आंसर, ये इसका आंसर है। कैसे, क्या क्या करा हमने? आसान था, देख के कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है। बस आपको 2 केस दे रखे हैं, हमें क्या करना है, सिर्फ हेनरीज लॉ का इस्तेमाल करना है। हेनरीज लॉ के लिए हम क्या करेंगे, पहले वाले में हेनरीज लॉ लगाएंगे और हेनरीज कांस्टेंट निकालेंगे और उस कांस्टेंट की वैल्यू को हम सेकंड वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो एक बार फटाफट देख लो हमने क्या क्या करा था। हमें मास दे रखा था, पार्शियल प्रेशर दे रखा था। केस 2 में हमें मास दे रखा था, पार्शियल प्रेशर नहीं दे रखा था। तो अब हम सबसे पहले वाले में ये हेनरीज लॉ लगाएंगे, उसके लिए हमें मोल फ्रैक्शन चाहिए। तो मोल फ्रैक्शन के लिए हमने ये सारी चीजें करी। सबसे पहले क्या करा, मोलर मास निकाला। ठीक है, मोलर मास आ गया। फिर हमने मोल्स निकाले, मास अपॉन मोलर मास होता है, मास हमें दे रखा है, मोलर मास हमने निकाल लिया। तो इसे सोल्व करके हमें क्या मिल गया, मोल्स मिल गया। अब हम यहाँ पे मोल्स नहीं रखते हैं, हम क्या रखते हैं, मोल फ्रैक्शन रखते हैं। तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या करो, ऊपर सोल्यूट के मोल्स हमने रख दिए, अपॉन में सोल्यूट प्लस सोल्वेंट के मोल्स। अब सोल्वेंट के मोल्स तो हमें पता नहीं था तो हमने उसको एक्स लेट कर लिया। अब उस इक्वेशन में आए, P की जगह पार्शियल प्रेशर 1 दे रखा है, 1 रखा। KH जो हमें अभी KH तो हमें पता नहीं, वो हमने ऐसे ही छोड़ दिया और मोल फ्रैक्शन की वैल्यू हमने यहाँ से रख दी। ये डिनोमिनेटर में ये वैल्यू बहुत छोटी है तो इसलिए हमने इसको नेग्लेक्ट कर दिया। तो हमें क्या मिला, 1 इज इक्वल्स टू KH मल्टीप्लाई 2.187 10 की पावर -4 और डिवाइड में ये हमने हटा दिया और हमें क्या मिल गया, x मिल गया। यहाँ से KH की वैल्यू निकालेंगे, इसको इधर ले आएंगे तो हमें KH की वैल्यू मिल गई। अब केस 2 में हमने क्या करा, केस 2 के लिए भी हम बिल्कुल सेम यही करेंगे। सबसे पहले मोल्स निकालेंगे। तो मोल्स क्या, मास अपॉन मोलर मास होता है। मास देखो ये दे रखा है, मोलर मास 30 रहेगा। सोल्व करा, मोल्स मिल गए। फिर हमने मोल फ्रैक्शन निकाला। मोल फ्रैक्शन भी क्या करेंगे, ऊपर सोल्यूट के मोल्स अपॉन में सोल्यूट प्लस सोल्वेंट के मोल्स। सोल्वेंट के मोल्स हमें इसमें भी नहीं पता है, एक्स ही हमने लेट कर रखा है क्योंकि सेम सोल्वेंट है। ठीक है, अब फिर हमारी ये वैल्यू बहुत छोटी हो जाएगी x के मुकाबले, तो इसलिए हम इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। हमें क्या मिलेगा, 1.67 10 की पावर -3 और अपॉन में ये हट जाएगा तो हमें सिर्फ क्या मिलेगा, x मिलेगा। अब उसके बाद यहाँ पे हमने दोबारा से हेनरीज लो अप्लाई करा। क्या है, P इज इक्वल्स टू KHX। P यानी पार्शियल प्रेशर हमें निकालना है। KH जो हमने यहाँ से सोल्व करा था वो रख दिया और X जो हमें ऊपर मिला है वो रख दिया। X कट गया और 1.67 अपॉन 2.187, बस इसको हमने सोल्व करा और हमें पार्शियल प्रेशर मिल गया कितना, 7.636 बार। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14, what is mean by positive and negative deviation from Rolle's law and how is the sign of delta mix H related to positive and negative deviations from Rolle's law? तो क्या कह रहा है क्वेश्चन 14, पहले हमें बताना है कि पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन से हम क्या समझते हैं। ठीक है, एक एक करके चलते हैं। पहले यही देखते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन का क्या मतलब होता है। तो देखो, हमने रोल्ट लॉ पढ़ा हुआ है ना, जो सॉल्यूशंस रोल्ट लॉ को ओबे करते हैं। पहले मैं बता दूं रोल्ट लॉ क्या होता है, इन केस अगर आपको नहीं पता है। तो रोल्ट लॉ क्या कहता है कि कोई भी वॉलेटाइल वॉलेटाइल लिक्विड का जब सोल्यूशन है तो उसका जो वेपर प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके मोल फ्रैक्शन के। ठीक है, मतलब जितना ज़्यादा वेपर प्रेशर, जितना ज़्यादा मोल फ्रैक्शन, उतना ही ज़्यादा वेपर प्रेशर। तो ये है रोल्ट लॉ। अब क्या है, ऐसे सॉल्यूशंस जो रोल्ट लॉ को फॉलो करते हैं, मतलब रोल्ट लॉ की जो भी कंडीशन है उनको फॉलो करते हैं, उनको कहा जाता है आइडियल सोल्यूशन। और जो रोल्ट लॉ को फॉलो नहीं करते उनको बोलते हैं नॉन आइडियल सोल्यूशन। ठीक है, अब जो नॉन आइडियल सोल्यूशन होते हैं, जो रोल्ट लॉ फॉलो नहीं करते, वो 2 तरह के होते हैं। एक तो ऐसे सोल्यूशन होते हैं जो रोल्ट लॉ ने जो भी प्रिडिक्ट करा है प्रेशर, है ना, रोल्ट लॉ का के अकॉर्डिंग जो प्रेशर होना चाहिए और एक्चुअल में जो प्रेशर है वो क्या है, उससे ज़्यादा है। एक दूसरे ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जिसमें जो रोल्ट लॉ के अकॉर्डिंग प्रेशर होना चाहिए, एक्चुअल प्रेशर उससे कम है। तो 2 तरह के नॉन आइडियल सॉल्यूशन को हम 2 टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक वो सॉल्यूशन जिनका जो प्रेशर है वो रोल्ट लॉ से ज़्यादा होता है, दूसरे ऐसे सॉल्यूशन जिनका प्रेशर रोल्ट लॉ से कम होता है। और यहीं पे आते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन। तो ऐसे सॉल्यूशंस जिनका वेपर प्रेशर रोल्ट लॉ के प्रेडिक्टेड वेपर प्रेशर से ज़्यादा रहता है, मतलब वेपर प्रेशर जो रोल्ट लॉ के अकॉर्डिंग है उससे ज़्यादा एक्चुअल वेपर प्रेशर है जिन सोल्यूशन का, ऐसे सोल्यूशन को कहा जाता है पॉजिटिव डेविएशन वाले सोल्यूशंस। ठीक है, दूसरी तरफ ऐसे सोल्यूशन जिनका वेपर प्रेशर रोल्ट लॉ से कम है उनको नेगेटिव डेविएशन कहा जाता है। अब ये ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
जब हमने चैप्टर डिस्कस करा था तब भी मैंने समझाया था। तो देखो जो पहला ग्राफ है हमारा, ये पॉजिटिव डेविएशन वाले सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सबसे पहले तो ये देखो, सिर्फ जो ये डॉटेड लाइन है ये है हमारा जो नॉर्मल प्रेशर होना चाहिए रोल्ट लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये फर्स्ट कंपोनेंट का, ये सेकंड कंपोनेंट का। लेकिन एक्चुअल में क्या है, जब पॉजिटिव डेविएशन का मतलब है कि वो रोल्ट लॉ से ज़्यादा प्रेशर शो करेगा पॉजिटिव डेविएशन में। तो देखो एक्चुअल में होना ये चाहिए था, लेकिन कितना वेपर प्रेशर है ये बढ़ गया, रेड लाइन इसके अबव है। एक्चुअल में इतना प्रेशर होना चाहिए रोल्ट लॉ के अकॉर्डिंग, लेकिन रियलिटी में इतना है। वेपर रोल्ट लॉ के अकॉर्डिंग इतना डॉटेड लाइन होना चाहिए, लेकिन असल में जो रेड लाइन है वो है। तो ये जो रेड लाइन है ये डॉटेड लाइन से क्या है, ज़्यादा प्रेशर शो कर रही है। इसका मतलब ये कैसा ग्राफ हो गया, पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ हो गया। यहाँ पे हमने नेगेटिव डेविएशन का ग्राफ रख रखा है। ये क्या है, तो देखो ये जो डॉटेड लाइन है ये प्रेशर बता रही है रोल्ट लॉ के अकॉर्डिंग जो होना चाहिए, लेकिन जो रेड लाइन है ये एक्चुअल प्रेशर हमें बता रही है ऐसे सॉल्यूशन का जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। यहाँ पे ये जो प्रेशर है ये क्या है, ये इससे कम है। देखो ये रेड लाइन नीचे की तरफ है, इसका मतलब एक्चुअल में इतना प्रेशर होना चाहिए था पर कम है, इसका मतलब नेगेटिव डेविएशन शो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पॉजिटिव डेविएशन वाले सॉल्यूशन का ग्राफ हो गया और ये नेगेटिव डेविएशन वालों का हो गया। तो ये हो गई पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन की बात। अब उसके बाद चलते हैं, हाउ इज द साइन ऑफ डेल्टा एच रिलेटेड टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्ट लॉ। अच्छा मतलब क्या है, यहाँ पे है कि जो डेल्टा एक्स का जो साइन है ना, डेल्टा मिक्स एंथैल्पी मिक्स का जो साइन होता है वो कैसे नेगेटिव और पॉजिटिव डेविएशन को क्या वो मतलब क्या सिग्निफाई करता है, क्या मतलब है उसका। तो देखो जब भी हम बात करें आइडियल सॉल्यूशन की, तो आइडियल सॉल्यूशन की हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते थे। पहली ये होती थी कि वो रोल्ट लॉ को फॉलो करता है ओवर द इंटायर रेंज ऑफ सॉल्यूशन। दूसरी हम देखते थे कि वहाँ पे जो एंथैल्पी है मिक्स करने की जो एंथैल्पी है वो कितनी है, जीरो। एंथैल्पी चेंज कितना आएगा, जीरो आएगा, मतलब डेल्टा मिक्स एच कितना आएगा, जीरो आएगा। लेकिन नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है कि ये जीरो नहीं होता, नॉन जीरो होता है, या तो पॉजिटिव वैल्यू होती है या फिर नेगेटिव वैल्यू होती है। किसके अंदर, नॉन आइडियल के अंदर। अब देखो अगर हमें इसकी वैल्यू है ना, डेल्टा एच की वैल्यू अगर हमें कैसी मिल रही है, पॉजिटिव मिल रही है, तो इसका मतलब वो कैसा डेविएशन शो कर रहा है, पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है। अब क्यों मिलती है हमें पॉजिटिव डेविएशन में, क्योंकि पॉजिटिव डेविएशन के दौरान हीट एब्जॉर्व होती है, ठीक है। सॉल्यूशन क्या करता है, हीट को एब्जॉर्व कर लेता है। अब हीट एब्जॉर्व हो गई मतलब हीट बढ़ गई, तो जो चेंज आएगा वो भी कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। दूसरा अगर हम बात करें, अगर हमारे डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव है तो वो सिग्निफाई कर रहा है नेगेटिव डेविएशन वाले सॉल्यूशन को। अब ऐसा क्यों, क्योंकि नेगेटिव डेविएशन के दौरान क्या होता है, हीट रिलीज होती है, हीट इवॉल्व होती है। अब जब हीट रिलीज होगी मतलब हीट कम हो गई, तो जो चेंज आएगा वो भी क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 14। अब इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15, an aqueous solution of 2% non-volatile solute exert a pressure of 1.004 bar at the normal boiling point of the solvent. What is the molar mass of the solute? तो क्या कह रहा है क्वेश्चन कि हमारे पास एक aqueous solution है 2% नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट का। 2% नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट का मतलब क्या है कि उसके अंदर जो आपने सोल्यूट डाला है वो कितना है, 2% है ना। मास बाय मास परसेंटेज आपको दे रखी है कितनी, 2% एक्वस सोल्यूशन की, मतलब पानी के अंदर आपने एक सोल्यूट डाला और कितना मास परसेंटेज हमें दे रखा है, 2% दे रखा है। एक्सर्ट अ प्रेशर ऑफ इतने बार एट द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सोलवेंट। अब क्या है कि वो जो हमारा सॉल्यूशन बना है ना, जिसमें वाटर के अंदर आपने उस सोल्यूट को डाला, तो वो जो हमारा सॉल्यूशन बना वो कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, 1.00 बार प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। व्हाट इज द मोलर मास ऑफ द सोल्यूट। अब आप ये बताइए कि उसके अंदर आपने जो भी सोल्यूट डाला है उसका मोलर मास कितना है, ठीक है। तो अब हमें बताना है कि वो जो हमने सोल्यूट, नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट जो हमने डाला है, जो 2% मास परसेंटेज हमें जिसकी दे रखी है, उसका मोलर मास हमको बताना है। अब सबसे पहले जो हमें गिवन है वो लिख लेते हैं। तो हमें पहले दे रखा है 2%, यानी कि मास बाय मास परसेंटेज कितनी दे रखी है, मास बाय, या W/W हम लिख लेते हैं, ठीक है। W/W परसेंटेज कितनी दे रखी है, 2%। क्या मतलब है इसका एक मतलब हो जाएगा मास ऑफ सोल्यूट कितना हो गया, मास ऑफ सोल्यूट कितना हो गया, 2 ग्राम। अब तक तो आप समझ ही गए हैं ना, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन हमने ऐसे सॉल्व कर लिए। 2% अगर हमें दे रखा है, इसका मतलब सोल्यूट का मास हो गया 2 ग्राम और सोलवेंट का मास कितना हो गया, 98 ग्राम हो गया। मास ऑफ सोलवेंट
मास ऑफ सोलवेंट, सोलवेंट का मास कितना हो गया 98 ग्राम। ठीक है, उसके बाद हमें दे रखा है जो प्रेशर ये एक्सर्ट कर रहा है, प्रेशर कितना दे रखा है, तो पहली चीज हमको ये गिवन है, सेकंड हमें प्रेशर गिवन है। ठीक है, जिसको हम P1 मान लेते हैं, कितना दे रखा है 1.004 बार, इतना प्रेशर हमें दे रखा है। हमसे पूछा है मोलर मास। तो सबसे पहले तो देखो ये समझो, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत सारे फॉर्मूले हमने पढ़े हैं, तो हमें ये फॉर्मूला कौन सा यूज करना है वो हमें सबसे पहले पता करना पड़ेगा कि भाई कौन सी इक्वेशन हमें चाहिए। अब इक्वेशन ऐसा नहीं है कि रैंडमली हम पुट कर देंगे, अब इक्वेशन हम तभी यूज कर पाएंगे जब हमें ये पता हो कि क्वेश्चन किस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, मतलब क्या कहना चाह रहा है सवाल, या कौन सा कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा है उस पर ये क्वेश्चन बेस्ड है। तो देखो ये कह रहे हैं कि हमारे पास एक एक्वस सोल्यूशन है जिसके अंदर आपने सोल्यूट डाला, उसका प्रेशर इतना हो गया। क्या आपको पता है नॉर्मल वाटर का जो नॉर्मल प्रेशर होता है प्योर वाटर का पी नोट, वो कितना होता है, वो होता है 1.013 बार, है ना। मतलब जब प्योर वाटर आपके पास है तब उसका प्रेशर कितना होता है 1.013 बार होता है। अब हमने क्या करा, उसके अंदर सोल्यूट डाल दिया तो उसका प्रेशर 1.00 बार आ गया। समझ में आया क्या कॉन्सेप्ट है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। देखो पहले प्योर हमारे पास वाटर था, प्योर सॉल्वेंट था, जैसे ही हमने उसके अंदर सोल्यूट डाला तो उसका प्रेशर 1.004 बार यानी कि कम हो गया। अब इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गई, वेपर प्रेशर कम हो गया, मतलब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में है। अब क्योंकि उस रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का कॉन्सेप्ट है तो फॉर्मूला भी हम वही लगाएंगे। तो हम क्या इक्वेशन यूज करेंगे, हम करेंगे रिलेटिव लोअरिंग से ही जो हमें इक्वेशन मिली थी, क्या P1 नोट माइनस P1 अपॉन P1 नोट, और इधर क्या होता था मोल फ्रैक्शन, मतलब W2 इंटू M1 अपॉन M2 इंटू W1। ये हमारा जो हमें मिली थी इक्वेशन किससे, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सही है, वो हमने यूज करी। अब यहाँ पे लगा दो तो P1 नोट यानी जो इसको भी P1 ही मान लेते हैं, P1 नोट हो गया, यानी कि उस सॉल्वेंट की हम बात कर रहे हैं, उस सॉल्वेंट जब वो प्योर है तो उसका प्योर वेपर प्रेशर कितना है, तो कितना है 1.013, और जो बाद में कितना हो गया 1.004। यहाँ पे क्या है P1 नोट, यानी फिर से हम 1.013 लिख देंगे। W2, W का मतलब क्या होता है मास, और 2 का मतलब क्या है सोल्यूट। इसका मतलब यहाँ पे हमें सोल्यूट का मास लिखना है, कितना दे रखा है 2 ग्राम, 2 लिख दिया। M मोलर मास को रिप्रेजेंट करता है और 1 किसको रिप्रेजेंट करता है, सोलवेंट को, तो हमें सोलवेंट का मोलर मास रखना है। अब देखो सोलवेंट हमारा क्या है, एक्वस सोल्यूशन है, इसका मतलब सोलवेंट क्या है, वाटर है, तो वाटर का मोलर मास यहाँ पे निकाल लेते हैं, मोलर मास ऑफ H2O। तो हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 हाइड्रोजन हमारे पास हैं, ऑक्सीजन का 16 होता है, तो टोटल कितना हो जाएगा 18 ग्राम पर मोल। ये हो गया हमारा मोलर मास, किसका, सॉल्वेंट का, है ना, यानी वाटर का। तो M1 की जगह हमने क्या रख दिया 18 रख दिया। M2 मतलब मास ऑफ सोल्यूट, कितना देर, एक सेकेंड हमने कुछ गड़बड़ कर दी, नहीं, M2 क्या है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। अब मोलर मास ऑफ सोल्यूट यही तो हमें निकालना है, देखो व्हाट इज द मोलर मास ऑफ द सोल्यूट, यही हमें निकालना है, इसका मतलब इसको हम ऐसे ही रहने देंगे। और W क्या है, मास है, 1 का मतलब है सोल्वेंट का, तो मास ऑफ सोल्वेंट हमें कितना दे रखा है 98। एक बात मैं बता दूं, W रिप्रेजेंट करता है मास को और M रिप्रेजेंट करता है मोलर मास को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप न्यूमेरिकल सोल्व कर रहे हो, तो W का मतलब मास और M का मतलब मोलर मास। और अगर यहाँ पे 1 लगा हुआ है तो वो किसकी बात करेगा, सोलवेंट की, और अगर 2 है तो वो बात करेगा सोल्यूट की। सिमिलरली यहाँ पे हो जाएगा, अगर M1 है तो सोलवेंट का मोलर मास, और अगर M2 है तो सोल्यूट का मोलर मास, ये ध्यान रखना है ना। तो यहाँ पे हमने सारी वैल्यूज पुट कर दी। अब हमें क्या करना है, अब इसको जरा सोल्व करना है, तो यहाँ पे जरा माइनस करो तो कितना बचेगा, तो अगर हम इसको माइनस करें तो हमें मिलेगा 0.009 मिल जाएगा, है ना। और अपोन में हमें क्या मिलेगा 1.013। इधर ये देखो 2 से हमने इसको कट करा तो 2 4 जा 8, 2 9 जा 18। 2 से हम दोबारा इसको कर सकते हैं या नहीं, 2 से नहीं होगा, तो ऊपर हमने लिख दिया 18, यहाँ पे आ गया M2 मल्टीप्लाई 49। ठीक है, इसको और ठीक करो तो देखो आपकी इच्छा है, अगर आप इसको डेसिमल में रखना चाह रहे हो तो डेसिमल में करके रख लो, पर बहुत आसान है। यहाँ पे भी 1 2 3 डिजिट से पहले
पॉइंट है, यहाँ पे भी 3 डिजिट से पहले पॉइंट है, तो हम दोनों के पॉइंट हटाएंगे। यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ पे 1000 लगा देंगे, यहाँ से हटाएंगे नीचे 1000 लग जाएगा, 1000 से 1000 कट जाएगा। तो क्या हम इसको 9/1013 लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये पॉइंट हट गया, यहाँ पे पहुंच गया तो 9 बन गया और ये 1013 बन गया, और इज इक्वल में है 18/m2 × 49। अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बस m2 इधर लेकर जाओ, इसे उधर लेकर जाओ और सॉल्व कर लो। तो आगे यहाँ पे कर लेते हैं, ये m2 इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा m2, यहाँ पे क्या बचा 18/49, और जो इधर है हमारे पास वो उधर पहुंच जाएगा, इसका मतलब 1013 डिवाइडेड बाय 9 इधर आ जाएगा। आप सोल्व करो तो 9 से ये गया 2 टाइम, 9 2 18। अब क्या करना है, अब बस इसको सोल्व करना है। तो देखो 2 की इससे मल्टीप्लाई करो तो 6202, और यहाँ पे हो गया 49। अब सिंपल 2026 को 49 से डिवाइड कर दो, तो m2 हमें कितना मिल जाएगा, m2 हमें मिल जाएगा 41.346 ग्राम पर मोल। तो ये हो गया हमारा सोल्यूट का मोलर मास। आसान सवाल था, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15। अब हमने क्या करा, क्वेश्चन नंबर 10 से क्वेश्चन नंबर 15 तक के सारे 5 क्वेश्चन इस लेक्चर में हमने कर लिए। आज के लिए इतना ही, आगे के क्वेश्चन अब हम सॉल्व करेंगे अपने आने वाली वीडियो में। थैंक यू।